मित्रों आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक आधा क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में बनता ही रहता है। और आपको पता है कि पॉलिटी हमारा जीके का कितना इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा संसद। तो आपको जैसे कि पता होगा जो संसद होता है उसके 3 अंग होते हैं। तो पहला होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा और एक इसका अंग होता है जिसे कहते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी जो होता है संसद का ही एक पार्ट होता है, एक अभिन्न अंग होता है। तो आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट को एक राज्यसभा के लिए पढ़ेंगे फिर लोकसभा के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। जो राज्यसभा होता है उसका दूसरा नाम होता है उच्च सदन, अपर हाउस के नाम से जाना जाता है राज्यसभा को। जो लोकसभा होता है उसे लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। जब अपर हाउस के नाम से राज्यसभा को जाना जा रहा है तो लोकसभा क्या होगा, हमारा लोअर हाउस होगा, ठीक है। जो राज्यसभा होता है इसे विशेषज्ञ सदन कहते हैं क्योंकि जो राज्यसभा में लोग चुनकर जाते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो इसलिए इसे विशेषज्ञ सदन कहा जाता है। जो लोकसभा होता है इसमें विशेषज्ञ वाला पॉइंट नहीं है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये है स्थायी सदन। जो हमारा राज्यसभा होता है ये होता है परमानेंट हाउस। इसका मतलब ये कभी डिसॉल्व नहीं होता और हमेशा ये यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंबर्स हमेशा आपको राज्यसभा में देखने को मिलेंगे। जो दूसरा होता है हमारा लोकसभा, ये अस्थायी सदन होता है और हर 5 साल में आपको पता होगा वोटिंग के थ्रू फिर से नई सरकार चुनी जाती है, फिर से लोकसभा में नए एमपी पहुंचते हैं, तो इसे टेम्पररी हाउस कहा जाता है। इसका दूसरा नाम लोकप्रिय सदन है और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। तो याद रखिए जनता का सदन कौन होता है, हाउस ऑफ पीपल, ये होता है लोकसभा, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, ठीक है। और जो ये हमारे राज्यसभा मेंबर होते हैं, राज्यसभा के एमपी होते हैं, ये विधानमंडल के जो हमारे एमएलएज हैं, ठीक है, एमएलए यानी कि विधायक हैं, वो चुनाव करके भेजते हैं, ठीक है। अभी जब हम इनका निर्वाचन पढ़ेंगे फिर इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट आ जाइए संरचना पे। तो जो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मैक्सिमम 250, ठीक है। तो याद रखिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250। और इधर हमारे पास इधर 552। तो अभी राज्यसभा को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर से लोकसभा डिस्कस करेंगे। तो 250 हमारे मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से 238 क्या है, कहाँ से चुन के आते हैं, राज्य से, प्लस हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। जो 12 लोग होते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में अपने एक्सपर्ट होते हैं और इन्हें राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करके यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। वर्तमान में जो राज्यों से चुनकर आ रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे राज्यों से चुनकर जो वर्तमान में आ रखे हैं वो कुल कितने हैं, वो हैं 233। तो 233 लोग वर्तमान में यहाँ पर राज्यसभा में राज्य प्लस यूटी से चुनकर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो 12 लोग हैं यहाँ पे 12 लोग मनोनयन से पहुँच जाते हैं, तो ये 12 के 12 फिल रहते हैं, ठीक है। तो 238 में से 233 यहाँ चुन के आ गए, यानी 5 सीटें इधर खाली रहती हैं, ठीक है, खाली हैं आप ये कह सकते हैं। उसके बाद आ जाइए लोकसभा पे, ठीक है। तो लोकसभा में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, मैक्सिमम एमपी कितने हो सकते हैं, सांसद, ये होते हैं 552। तो आप याद रखिए 552, जिनमें से जो राज्य और यूटी होते हैं उनमें से 550 राज्य और यूटियों से निकल करके आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन वाले यहाँ पे चुनकर आते थे, जिससे संविधान संशोधन 104 से क्या कर दिया, इनको डिमोलिश कर दिया गया और ये वाला अब एंग्लो इंडियन यहाँ पे नहीं आते। एंग्लो इंडियन वो लोग होते थे जिनका फादर ब्रिटिशर्स था और उन्होंने यहाँ पे शादी कर ली थी, ठीक है। तो उन लोगों के जो बच्चे थे वो एंग्लो इंडियन थे और ये 500-550 के आसपास ही अब इंडिया में रह गए थे, इसलिए इस रिजर्वेशन को यहाँ से हटा दिया गया और जो 104 संविधान संशोधन है इसके थ्रू ये रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। ये 2 सीट एससी और एसटी को दे दी गई है, ठीक है। अभी आप याद रखिए कि यहाँ से 550 राज्य प्लस यूटी से आएंगी, तो जो मैक्सिमम 530 कहाँ से आ सकती हैं, राज्यों से आ सकती है, और मैक्सिमम जो 20 सीटें हैं ये कहाँ से आ सकती हैं, यूनियन टेरिटरी से आ सकती हैं, ठीक है। और वर्तमान में 530 हमारी राज्यों से आ रही है और 13 हमारी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश से आ रही है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमारा 84 संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन, ठीक है, तो इसमें 2026 तक इन सीट्स को क्या कर दिया गया था, सीट्स को फिक्स कर दिया गया था कि हम 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स को बढ़ाएंगे नहीं। तो आप याद रखिए कि 84वां संविधान संशोधन, इसके थ्रू 2026 तक हमने क्या करके रखा है, इन सीट को 2026 तक के लिए फिक्स करके रखा है। अब आ जाइए निर्वाचन की। तो निर्वाचन जो राज्यसभा में होता है ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव से, और इधर हमारा जो निर्वाचन है वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जहाँ पे जनता पार्टिसिपेट न करें, लोग पार्टिसिपेट न करें। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहाँ पे लोगों के द्वारा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है।
राज्यों के विधायकों के द्वारा इन लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है। तो आपको पता होगा उत्तराखंड से कितनी सीटें हैं, 3 सीटें उत्तराखंड से हैं। तो ये जो 3 सीटें हैं इनके लिए हम कभी वोट डालने नहीं जाते। तो इन 3 सीट पे वोट डालने कौन जाता है, यहाँ के विधायक जितने भी होते हैं। तो 18 ईयर से अधिक अगर प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो 18 साल से बड़ी उम्र के जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेते हैं, जिसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है और सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। ये होता है लोकसभा के लिए। जो 5 सीटें हैं उनमें हम वोट डालने जाते हैं, ठीक है। तो ये लोकसभा की सीट है। योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता देखो भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के लिए भी लोकसभा के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा में जो एज होती है वो 25 वर्ष होती है, ठीक है। लोकसभा में 25 वर्ष होती है और राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। देखो राज्यसभा को विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि जो राज्यसभा में विशेषज्ञ बनने के लिए थोड़ा सा तो एज बड़ी चाहिए ही, ठीक है। तो विशेषज्ञ बनने में, एक्सपर्ट बनने में थोड़ा सा 5 साल का टाइम एक्स्ट्रा लग जा रहा है आपको, ठीक है। तो आप याद रखिए कि 30 वर्ष किस में होती है, राज्यसभा में, और 25 वर्ष होती है लोकसभा में। जैसे आदित्यनाथ थे, योगी आदित्यनाथ 26 ईयर में वो MP बन गए थे, तो वो लोकसभा से बने थे, ठीक है। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ के पद पर होने का अर्थ होता है कि आप किसी सरकारी नौकरी में ना हो, ठीक है। जितने भी ये MPs हैं, MLAs हैं, इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। उसके बाद पागल या दिवालिया ना हो, तो इधर भी पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल कितने टाइम का होता है, तो देखिए कार्यकाल जो राज्यसभा का होता है वो 6 वर्ष का होता है और यहाँ 5 वर्ष का होता है। उसके बाद 76 में एक 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या कर दिया गया था कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल बढ़ा के 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो 1 साल बढ़ा के 6 वर्ष का कर दिया गया। फिर अगेन 44 संविधान संशोधन होता है 78 में, और इसे घटा के फिर से 5 साल कर दिया गया। तो फिलहाल में अभी ये कितने साल हैं, ये 5 साल है, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन से हुआ, 44, और ये कब आया था, 1978 में, ठीक है। मोरारजी देसाई वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का अवकाश हो जाता है। जैसे कि 33 1 साल के लिए आए, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 33 आए, फिर 33 नेक्स्ट ईयर के लिए आए, ठीक है। तो 2 साल ये रहेंगे, 2 मतलब 6 साल इनका कार्यकाल होता है, इनका 6 होता है और इनका 6 होता है। तो जब तक ये इधर जाएंगे, ठीक है, तब तक इनका रिटायरमेंट का उम्र हो गया होगा। तो हर साल 1/3 लोग क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं यहाँ से। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस कैसे कहते हैं कि सबके सब MPs एक साथ ही रिटायरमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आर्टिकल नंबर 85 क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। विघटित मतलब तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लोकसभा टूट सकता है, 5 वर्ष तो इसका कार्यकाल रहेगा ही, लेकिन किसी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। सपोज करो कि NDA की गवर्नमेंट है, मोदी जी से जो इनके सहयोगी दल हैं वो अपना समर्थन वापस ले लें तो विघटित हो जाएगी, ठीक है। तो विघटित कर सकते हैं, आर्टिकल 85 में इसका जिक्र है। और कौन कर सकता है, राष्ट्रपति महोदय। उसके बाद आ जाइए आपातकाल। तो आपात उपबंध आपको पता होगा 352, 356 और 360, ठीक है। तो 352 में क्या है कि स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए। लेकिन कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, तो ये बढ़ाया जा सकता है इन्फिनिटी टाइम, अनंत बार। जब तक आपातकाल रहेगा तब तक चुनाव थोड़ा ना करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सभापति, ठीक है। तो सभापति इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो लोकसभा का सभापति होता है, ठीक है, लोकसभा का सभापति होता है तो उसे क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। तो आजकल लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला। इधर जो राज्यसभा का राष्ट्रपति सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो आपको एक बात बताओगी, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है, ठीक है, जो सैलरी मिलती है वो किसके नाते मिलती है, राज्यसभा के सभापति होने के नाते, ठीक है। और ये इस हाउस का मेंबर नहीं होता। तो ये भी आप याद रखें कि जो उपराष्ट्रपति होता है आजकल कौन है, जगदीश धनखड़ जी हैं, ये इस हाउस के मेंबर नहीं होते, ये बात याद रखें। जबकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है, ये आपको पता है। जो ओम बिरला जी हैं कोटा राजस्थान से, ये क्या है, यहाँ पे MP चुन करके आए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उपसभापति सदन का सदस्य होता है। तो एक तो हो गया सभापति, एक होता है उपसभापति। जो उपसभापति होता है वो उस सदन का सदस्य होता है कि उसके बाद एक लोकसभा में भी उपाध्यक्ष होता है। और देखो यहाँ पे मैंने ये साइन क्यों लगा के रखा है, जो हमारा लोकसभा स्पीकर अगर रिजाइन करेंगे तो ये अपना किसको देंगे, रेजिग्नेशन लेटर, ये देंगे उपाध्यक्ष को, त्यागपत्र। और अगर लोकसभा उपाध्यक्ष को रेजिग्नेशन करना हो तो ये किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। तो ये याद रखिए। और जब भी उपराष्ट्रपति महोदय, ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति महोदय को, ये याद रखिए, ठीक है। अब आता है इनकी पावर्स क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 249। देखिए 249 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्यसभा को ये शक्ति प्रदान करता है कि अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई भी राज्य सूची का विषय है, कोई भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है, तो आप जो राज्य सूची का विषय है और अगर राज्यसभा को लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, ठीक है, तो
राज्यसभा इस पर क्या कर सकती है, वोटिंग करवा सकती है। और जैसे ही इस विषय पर इनको बहुमत मिलता है 2/3 का, तो ये क्या हो जाएगा, एक केंद्रीय कानून बना सकती है। इसमें केंद्र कानून बना सकती है उस पर्टिकुलर मैटर पे, याद रखिए, ठीक है। 249 आर्टिकल कहता है। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 312 पे। तो इधर अनुच्छेद 312 पे आ जाइए। तो ये क्या कहता है, यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसे सी कर लीजिए, यूपीएससी, ठीक है। इसमें क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का संयोजन के लिए राज्यसभा बिल बना सकती है, ठीक है, राज्यसभा चेंज कर सकती है। उसके बाद इधर देखेंगे लोकसभा में, तो आर्टिकल 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, जो लोकसभा स्पीकर होंगे। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद जो धन विधेयक होता है यानी कि अनुच्छेद 110, ये भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। एक बात और कि अगर लोकसभा में धन विधेयक पारित किया जाता है तो इसके 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को इसे पारित करना होता है, अन्यथा ऐसा मान लिया जाता है कि ये बिल पास है, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल पहले राज्यसभा में लाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो बिल कहाँ लाया जाएगा। तो जिस सभा में वो बैठते हैं, जिसके वो सभापति हैं, तो किस में बैठते हैं, किस हाउस में बैठते हैं, वो बैठते हैं राज्यसभा में। तो आप ये बात याद रखिए, ठीक है। उसके बाद मंत्रिपरिषद, जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, आपके राज्य मंत्री हैं, सारे के सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मंत्रिपरिषद सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक और बात, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, वो किस हाउस से बनकर आ सकता है। तो याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस के हो सकते हैं। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से थे और अभी करंटली जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लोकसभा से थे। तो कहीं से भी हमारा प्राइम मिनिस्टर चुन के आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो है हमारा कोरम। कोरम होता है गणपूर्ति, किसी भी बिल के लिए वोटिंग करने के लिए, ठीक है, क्या होता है 1/10 लोगों का वहाँ पे उपस्थित होना जरूरी है। तो देखो मैंने बताया था टोटल सीट्स कितनी है, 250 है, और उसका 10% यानी 25 लोगों का यहाँ पे होना राज्यसभा में आवश्यक है। जब भी कोई वोटिंग हो तो गणपूर्ति के लिए 25 लोग कम से कम राज्यसभा में हो। ऐसे ही लोकसभा में गणपूर्ति के लिए 55 लोगों का 55, ठीक है, लोगों का होना जरूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब भी कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है, जब भी कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है तो उसकी जमानत, आपने सुना होगा जमानत जब्त हो गई, तो ये कैसे होता है, इसके लिए कितना आवश्यक मत प्रतिशत इसे प्राप्त करना होता है ताकि उसकी जमानत जब्त ना हो। तो ये होता है टोटल मत प्रतिशत का 1/6। तो आप ये याद रखेंगे, टोटल मत प्रतिशत का 1/6 इसे क्या करना होता है, मत प्रतिशत लेके आना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आरक्षण पे। तो आरक्षण जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में तो आरक्षण की कोई बात नहीं होती, ठीक है, मनोनयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल जो है हमारा 330 है और आर्टिकल 331 है, वो यहाँ पे हमारी बात करता है आरक्षण की लोकसभा में। तो लोकसभा में एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 84 सीट्स हमारी रिजर्व है और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए टोटल 47 सीट्स रिजर्व हैं। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 331 था, इसमें 2 सीट्स एंग्लो इंडियन के लिए थी और एक आर्टिकल 333 होता है जिसमें गवर्नर क्या कर सकता है, विधानमंडल में मनोनयन कर सकता है एंग्लो इंडियन का, ठीक है। तो आपको मैंने अभी 104 अमेंडमेंट बताया होगा, ठीक है। तो इसके तहत इसे कैंसिल कर दिया, डिमोलिश कर दिया गया है। अब जितनी भी 25 जनवरी 2020 से पहले के जितने भी, जैसे केंद्र में अभी 17वां ये चल रहा है, ठीक है, तो 104 संविधान संशोधन से ये क्या चल रहा है, संविधान संशोधन से तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 104वें संविधान संशोधन से हमने क्या कर दिया है कि जो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट्स रिजर्व थी इनको डिमोलिश कर दिया। अब ये रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा जैसे। और इसमें एक चीज़ और है कि 25 जनवरी 2020 से पहले जैसे अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है, तो लोकसभा इसमें जो अभी चल रहे हैं इनमें रहेगा, ठीक है, जब तक ये खत्म ना हो जाए, ठीक है। और इससे पहले चुने गए राज्य विधानमंडल में भी एंग्लो इंडियन को पार्टिसिपेशन मिलता रहेगा, ये रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन इसके बाद बनने वाली जितनी भी सीट्स होंगी, जितने भी इलेक्शंस होंगे, और उनमें एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।